एक बच्चा जिसे जन्म के बाद ही छोड़ दिया गया, एक लड़का जिसने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया, एक इंसान जिसे उसकी अपनी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया, और वही इंसान दुनिया की सबसे बड़ी टेक क्रांति लेकर आया। आईफोन, मैक, आईपैड, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, ये एक सोच है, एक रेवोल्यूशन है। और उस रेवोल्यूशन के पीछे था स्टीव जॉब्स। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या था इस इंसान में जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था? आज हम जानेंगे उसकी पूरी कहानी, उसके फेलियर्स, उसकी सोच और वो रीजन जिसने उसे बना दिया लेजेंड। तो चलिए शुरू करते हैं ये अविश्वसनीय कहानी। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसी ही इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सोच बदलने वाले सफर सुनाए जाते हैं। 1955, सैन फ्रांसिस्को। एक यंग कपल जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया लेकिन उसे रखने का फैसला नहीं किया। वो बच्चा था, स्टीव जॉब्स उसे गोद लिया, पॉल और क्लारा जॉब्स ने। एक मिडिल क्लास फैमिली, कोई लग्जरी नहीं, कोई एडवांटेज नहीं, लेकिन एक चीज थी, अनकंडीशनल सपोर्ट। पॉल जॉब्स एक मैकेनिक थे। उन्होंने स्टीव को सिखाया, अगर कुछ बनाओ तो पीछे की तरफ भी परफेक्ट बनाओ, भले ही कोई देखे या नहीं। यही फिलॉसफी एप्पल के डीएनए में बसने वाली थी। स्कूल में वो बैठा रहता था, लेकिन उसका माइंड कहीं और होता था। टीचर्स बोलते थे, दिस किड इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो रूल्स फॉलो नहीं करता था। वो सवाल पूछता था, ऐसे सवाल जिनका जवाब टीचर्स के पास भी नहीं होता था। लेकिन सच क्या था? वो डम नहीं था, वो सिस्टम से अलग था। जब बाकी बच्चे किताबों में आंसर्स ढूंढ रहे थे, वो मशीन्स खोलकर देख रहा था, ये काम कैसे करता है। जब बाकी बच्चे मार्क्स के पीछे भाग रहे थे, वो मीनिंग के पीछे भाग रहा था। उसे इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजाइन में, चीजों को डीपली समझने में। वो सवाल पूछता था, लेकिन फर्क ये था, वो सिंपल आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता था। वो पूछता था वाई, और फिर पूछता था वाई नॉट। और शायद यही वो मोमेंट था जहां एक प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं, एक फ्यूचर विजनरी तैयार हो रहा था। स्टीव ने रीड कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन कुछ महीनों में ही उसने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ देख लिया। फीस बहुत ज्यादा थी, उसके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे, और दूसरी तरफ क्लासरूम में वो बैठा था, लेकिन उसका दिल वहां नहीं था। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं अपनी लाइफ किसी और के सिलेबस पर क्यों जी रहा हूं? और फिर उसने वो डिसीजन लिया जो उस समय पागलपन लगता था। उसने कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ड्रॉप आउट होने के बाद ना डिग्री, ना हॉस्टल, ना पैसे, कभी दोस्तों के कमरे में फ्लोर पर सोना, कभी कोक बॉटल्स लौट आकर खाना खरीदना। लेकिन उसने सीखना नहीं छोड़ा। वो बैठता था क्लासेस में, बिना एनरोल हुए, बिना प्रेशर के, सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए। और फिर एक दिन वो गया एक क्लास में। कैलीग्राफी, फॉन्ट्स, स्पेसिंग, टाइपोग्राफी, हर अक्षर एक आर्ट था, हर कर्व एक इमोशन था। उस समय ये सब यूजलेस लग रहा था, कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं, कोई जॉब गारंटी नहीं। लेकिन स्टीव अलग सोचता था। वो मार्क्स नहीं, मीनिंग ढूंढ रहा था। ईयर्स बाद जब उसने मैकिंटॉश बनाया, तो दुनिया ने पहली बार देखा एक कंप्यूटर जो सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि ब्यूटीफुल भी था। डिफरेंट फॉन्ट्स, परफेक्ट स्पेसिंग, एलिगेंट डिजाइन, और वही कैलीग्राफी क्लास टेक्नोलॉजी को आर्ट बना गई। जिंदगी के डॉट्स आगे देखकर कभी कनेक्ट नहीं होते, उन्हें हमेशा पीछे मुड़कर देखने पर ही समझा जा सकता है। इसीलिए आज जो चीज तुम्हें रैंडम लग रही है, जिस स्ट्रगल का मतलब अभी समझ नहीं आ रहा, हो सकता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब स्टीव वो करने वाला था जो पूरी दुनिया बदल देने वाला था। 1976, कोई फैंसी ऑफिस नहीं, कोई इन्वेस्टर्स नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं, बस एक छोटा सा गराज, दो दोस्त, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और एक आइडिया इतना क्रेजी
कि लोग हंस पड़े। कंप्यूटर हर घर में होना चाहिए। उस दौर में कंप्यूटर मतलब ह्यूज मशीन्स, लाखों की कीमत सिर्फ कंपनीज और लैब्स के लिए। लेकिन जॉब्स ने सोचा, अगर म्यूजिक हर किसी के कानों तक पहुंच सकता है तो टेक्नोलॉजी हर इंसान के हाथ में क्यों नहीं। यही था उसका एज। वो दुनिया जैसी है वैसी नहीं देखता था, वो दुनिया जैसी हो सकती है वैसी देखता था। और फिर एक गराज में ड्रीम ने शेप लेना शुरू किया। वोजनियाक बना रहा था सर्किट्स, जॉब्स देख रहा था फ्यूचर। एक इंजीनियर, एक विजनरी, और यही कॉम्बिनेशन इतिहास बदलने वाला था। पहला प्रोडक्ट आया एप्पल, एक हैंडमेड, रॉ, इम्परफेक्ट, लेकिन उसमें था एक रेवोल्यूशन का सीड। फिर आया एप्पल 2 कलर ग्राफिक्स, रेडी टू यूज डिजाइन, और यहीं गेम बदल गया। लोग पहली बार कंप्यूटर यूज करने लगे, ना कि सिर्फ देखने या डरने लगे। ऑर्डर्स आने लगे, डिमांड बढ़ने लगी, और एक छोटा गराज एक एक्सप्लोडिंग कंपनी में बदल गया। एप्पल अब सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक मूवमेंट था, एक बिलीफ था। टेक्नोलॉजी सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। बड़े सपने ऑफिसेज में नहीं, अक्सर गराजेस में पैदा होते हैं। लेकिन सक्सेस जितनी तेजी से आई, उतनी ही तेजी से स्टीव की जिंदगी में तूफान आने वाला था। सक्सेस आई और उसके साथ आया ईगो। स्टीव जॉब्स परफेक्शनिस्ट था, विजनरी था, लेकिन आसान इंसान नहीं था। वो परफेक्शन चाहता था, हर पिक्सल में, हर प्रोडक्ट में। लेकिन वो परफेक्शन लोगों से भी एक्सपेक्ट करता था। मीटिंग्स में वो चिल्लाता था, आइडियाज को डिस्ट्रॉय कर देता था, और लोगों को फील कराता था, यू आर नॉट गुड इनाफ। एम्प्लॉयज इंस्पायर्ड भी थे, लेकिन डरते भी थे। बोर्ड सोच रहा था, क्या ये जीनियस कंपनी चला सकता है, या ये कंपनी को तोड़ देगा। और तभी स्टोरी में एंट्री होती है जॉन स्कली, पेप्सी का सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव, कॉर्पोरेट माइंड, पॉलिश्ड लीडर। जॉब्स ने खुद उसे कन्विंस किया, डू यू वॉन्ट टू सेल शुगर वाटर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और कम विद मी एंड चेंज द वर्ल्ड। स्कली आ गया एप्पल में। कुछ समय तक विजन प्लस मैनेजमेंट, फायर प्लस कंट्रोल, सब परफेक्ट लग रहा था। लेकिन पावर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्वाइटली ग्रो हो रहा था। बोर्ड रूम में डिसीजंस बदलने लगे, कंट्रोल शिफ्ट होने लगा, और फिर एक दिन साइड्स चूज हो गई। बोर्ड ने चूज किया स्टेबिलिटी ओवर विजन। और उसी बोर्ड रूम में जिस कंपनी को उसने जन्म दिया था, उसी कंपनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। स्टीव जॉब्स फायर्ड फ्रॉम एप्पल, फ्रॉम हिज ऑन क्रिएशन। कभी कभी आपका सबसे बड़ा सपना ही आपको बाहर कर देता है। उस दिन न सिर्फ एक सीईओ हारा था, एक क्रिएटर टूट गया था। लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से लेजेंड बनना शुरू होता है। जिसे दुनिया ने रिजेक्ट किया, वो अब ऐसी वापसी करने वाला था जो हिस्ट्री रीराइट कर देगी। इमेजिन करो, जिस चीज को तुमने बनाया, जिसमें तुमने अपनी जवानी लगा दी, जिसे तुमने ड्रीम नहीं आइडेंटिटी बना लिया, और एक दिन वही तुमसे छीन ली जाए। 30 साल की उम्र, जब लोग करियर शुरू करते हैं, उस उम्र में स्टीव जॉब्स पब्लिकली फेल हो गया। हेडलाइंस नहीं बोल रही थीं, विजनरी हेडलाइंस चिल्ला रही थीं, ही गॉट फायर्ड। उस कंपनी से जिसे उसने गराज में शुरू किया था, जिसे उसने दुनिया को दिया था। और उस दिन जॉब्स ने महसूस किया, मैंने सिर्फ जॉब नहीं खोई, मैंने खुद को खो दिया। उसने बाद में कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे पेनफुल मोमेंट था। लेकिन यही वो मोमेंट था जहां 2 रास्ते थे, एक हार मान लेना, दूसरा खुद को फिर से बनाना। और जॉब्स ने क्या चुना? रीबर्थ। कभी कभी जिंदगी आपको तोड़ती नहीं, आपको फिर से बनाने के लिए गिराती है। और सच यही है, अगर जॉब्स उस दिन नहीं गिरता तो शायद दुनिया कभी उस लेवल का कमबैक नहीं देख पाती। अब वो आदमी जिसे दुनिया ने रिजेक्ट किया, वो कुछ ऐसा बनाने वाला था जो हॉलीवुड, टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री तीनों बदल देगा। एप्पल के बाद सब कुछ बदल गया। कोई ऑफिस नहीं, कोई टाइटल नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं, सिर्फ एक सवाल, अब मैं कौन हूं?
स्टीव जॉब्स, जिसने दुनिया को बदलने का सपना देखा था, वही आदमी खुद को ढूंढ रहा था। दिन गुजर रहे थे, लेकिन अंदर कंफ्यूजन था, साइलेंस था और एक खालीपन। क्योंकि सच ये था, उसने कंपनी नहीं खोई थी, उसने अपनी पहचान खो दी थी। लेकिन यही वो जगह होती है जहां लेजेंड्स बनते हैं। उसने खुद से भागना बंद किया और खुद से सवाल पूछना शुरू किया, अगर सब कुछ फिर से शुरू करूं तो मैं क्या बनाना चाहूंगा? और यही सवाल ऑर्डिनरी लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन क्रिएटर्स को रीडिफाइन करता है। जब आइडेंटिटी टूटती है, तभी ओरिजिनलिटी जन्म लेती है। और जॉब्स ने वही किया। उसने खुद को फिर से बिल्ड करना शुरू किया। अब वो वही नहीं बनाने वाला था जो पहले बना चुका था। अब वो कुछ ऐसा बनाने वाला था जो उसे फिर से दुनिया के सेंटर में ले आए। एप्पल के बाद स्टीव जॉब्स ने डिसाइड किया, मैं वापस आऊंगा, लेकिन पहले खुद को रिबिल्ड करूंगा। उसने शुरू किया। नेक्स्ट एक नई कंपनी, एक फ्रेश कैनवेस। प्रोडक्ट्स पावरफुल थे, डिजाइन फ्यूचरिस्टिक था, लेकिन मार्केट रेडी नहीं था। सेल्स नहीं आई। एक बार फिर फेलियर नॉक कर रहा था। लेकिन इस बार जॉब्स बदला हुआ था। अब वो इम्पेशेंट नहीं था, अब वो वेट करना सीख चुका था। और तभी उसने एक और गैम्बल लिया। उसने खरीदी पिक्सार। उस समय पिक्सार लॉस में थी, डायरेक्शनलेस थी और ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। लोग बोले, ये गलत डिसीजन है, एनिमेशन स्टूडियो, सीरियसली? लेकिन जॉब्स ने देखा, यहां टेक्नोलॉजी नहीं, मैजिक है। वो समझ गया था, मशीन्स पावरफुल हो सकती हैं, लेकिन स्टोरीज इमॉर्टल होती हैं, सालों तक। स्ट्रगल, डाउट, ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी। लेकिन उसने पेशेंस नहीं छोड़ा। और फिर 1995, एक स्पार्क, टॉय स्टोरी, दुनिया की पहली फुल लेंथ कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म। और फिर बूम, लोग रोए, हंसे, कनेक्ट हुए, कैरेक्टर्स जीवित लगने लगे, टेक्नोलॉजी इनविजिबल हो गई, स्टोरी इमॉर्टल हो गई। पिक्सार अब स्ट्रगलिंग स्टूडियो नहीं था, ये स्टोरी टेलिंग का किंग बन चुका था। और जॉब्स, अब वो सिर्फ टेक एंटरप्रेन्योर नहीं था, वो स्टोरी टेलर बन चुका था। टेक्नोलॉजी ध्यान खींचती है, लेकिन स्टोरी टेलिंग दिल जीतती है। और यही वो फेज था जिसने जॉब्स को ट्रांसफॉर्म किया, फ्रॉम अ क्रिएटर टू अ लेजेंड। और अब वही आदमी जिसे एप्पल ने रिजेक्ट किया था, वो वापस आने वाला था। और इस बार गेम खत्म करने के लिए। एप्पल, जिसने दुनिया बदलने का सपना देखा था, वही एप्पल अब खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। प्रोडक्ट्स कंफ्यूजिंग थे, डायरेक्शन खो चुकी थी, लॉसेस बढ़ रहे थे, इनोवेशन रुक गया था, विजन धुंधला पड़ गया था, कंपनी धीरे धीरे गिर रही थी। और फिर एक अनएक्सपेक्टेड मूव एप्पल ने खरीदी, नेक्स्ट। लेकिन ये सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं था, ये था एक वापसी का दरवाजा। और उसी दरवाजे से वो अंदर आया, स्टीव जॉब्स। लेकिन इस बार वो वही जॉब्स नहीं था। पहले वो सिर्फ परफेक्शन चाहता था, अब वो क्लैरिटी चाहता था। पहले वो हर चीज कंट्रोल करना चाहता था, अब वो फोकस करना जानता था। पहले वो प्रूव करना चाहता था, अब वो क्रिएट करना चाहता था। उसने आते ही अननेसेसरी प्रोडक्ट्स काट दिए, केओस को सिंप्लीफाई किया और कंपनी को एक साफ डायरेक्शन दी, फोकस और सिंप्लिसिटी। उसने कहा, हम 1000 चीजें नहीं करेंगे, हम कुछ चीजें करेंगे, लेकिन वर्ल्ड क्लास करेंगे। और यहीं गेम बदलना शुरू हुआ। ग्रेट कमबैक वही करता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। और जॉब्स अब प्रिपेयर्ड था। अब एप्पल सिर्फ वापस नहीं आने वाला था, अब वो दुनिया को फिर से डिफाइन करने वाला था। आई मैक, आईपॉड, आईफोन के साथ। एप्पल 300 प्रोडक्ट्स बना रही थी, हर डायरेक्शन में एफर्ट, हर जगह थोड़ा थोड़ा फोकस, लेकिन कहीं भी क्लैरिटी नहीं। कस्टमर्स कंफ्यूज थे, कौन सा प्रोडक्ट लें? एम्प्लॉयज कंफ्यूज थे, हम बना क्या रहे हैं? कंपनी काम कर रही थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी। और तभी कमरे में साइलेंस छा गया। स्टीव जॉब्स ने बोर्ड पर देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, स्टॉप। उसने 300 प्रोडक्ट्स को देखा और उन्हें काटना शुरू किया, एक एक करके। नो,
नो, नो। लोग शॉक थे। हम अपने प्रोडक्ट्स क्यों हटा रहे हैं? लेकिन जॉब्स को पता था, फोकस का मतलब है 1000 अच्छे आइडियाज को नो कहना। और फिर उसने पूरी कंपनी को सिंप्लीफाई कर दिया। सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर, डेस्कटॉप कंज्यूमर, पोर्टेबल प्रोफेशनल, डेस्कटॉप प्रोफेशनल, पोर्टेबल बस। ना कंफ्यूजन, ना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ लेजर फोकस। और यहीं मैजिक शुरू हुआ। टीम्स अब क्लियर थीं, एनर्जी अब कॉन्सेंट्रेटेड थी, विजन अब विजिबल था। एप्पल फाइनली चल नहीं रही थी, एप्पल उड़ने लगी थी। सक्सेस ज्यादा करने से नहीं आता, सही चीजें करने से आता है। क्लैरिटी तब आती है जब आप नो बोलने की हिम्मत रखते हो। और उस दिन एप्पल ने प्रोडक्ट्स नहीं हटाए, एप्पल ने अपना फ्यूचर बना लिया। और अब जब क्लैरिटी आ चुकी थी, एप्पल कुछ ऐसा बनाने वाला था जो पूरी दुनिया की जेब में आ जाएगा। क्लैरिटी आ चुकी थी, अब बारी थी क्रिएशन की। सबसे पहले आया iMac G3 कंप्यूटर, जो बोरिंग नहीं था। ट्रांसपेरेंट कलर्स, फ्रेंडली डिजाइन, प्लग एंड प्ले सिंप्लिसिटी। ये मशीन नहीं लगती थी, ये पर्सनैलिटी लगती थी। लोगों ने पहली बार कंप्यूटर को देखा और कहा, आई वॉन्ट दिस। एप्पल वापस आ चुका था। फिर जॉब्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री को देखा, सीडीज, वायर्स, कंफ्यूजन। और उसने फिर वही सवाल पूछा, वाई इज दिस सो कॉम्प्लिकेटेड? और फिर आया आईपॉड, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, बस एक लाइन। और पूरी दुनिया समझ गई, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये फ्रीडम है। वाइट ईयरबड्स आइकॉन बन गए। म्यूजिक अब साथ चलता था। लेकिन जॉब्स यही नहीं रुका, उसने अगला बैटलफील्ड देखा, फोन्स। उस समय फोन्स स्मार्ट नहीं थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, बोरिंग थे। और फिर 2007, स्टेज पर एक आदमी खड़ा था, स्टीव जॉब्स। उसने कहा, टुडे वी आर गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन। और फिर दुनिया ने देखा, आईफोन नो कीबोर्ड, सिर्फ टच स्क्रीन, नो कंफ्यूजन, सिर्फ सिंप्लिसिटी। ये फोन नहीं था, ये पॉकेट कंप्यूटर था, ये कैमरा था, ये इंटरनेट था, ये फ्यूचर था। और उस दिन दुनिया बदल गई। ग्रेट प्रोडक्ट्स जरूरत पूरी नहीं करते, वो हैबिट्स बदल देते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे इमोशनल चैप्टर अभी बाकी है, जहां एक विजनरी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। 2004, एक वर्ड, कैंसर। रूम वही था, दुनिया वही थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। स्टीव जॉब्स के सामने अब कोई प्रोडक्ट चैलेंज नहीं था, ये लाइफ का काउंटडाउन था। डॉक्टर्स ने कहा, टाइम लिमिटेड है। उस मोमेंट में ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, डर जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। लेकिन जॉब्स, वो रुक नहीं पाया, क्योंकि उसके लिए काम जॉब नहीं था, पर्पस था। वो हर दिन उठता था, पेन के साथ, अनसर्टेनिटी के साथ। लेकिन फिर भी स्टेज पर खड़ा होता था, मीटिंग्स करता था, प्रोडक्ट्स पुश करता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था, टाइम लिमिटेड है, तो इसे ऑर्डिनरी क्यों जीऊं? जॉब्स बीमार था, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि वो जानता था, काम खत्म होने से पहले मैं नहीं रुकूंगा। और फिर आया वो स्पीच, जिसने दुनिया को जीने का तरीका सिखा दिया। 2005, एक स्टेज, हजारों स्टूडेंट्स, और बीच में खड़ा एक आदमी, स्टीव जॉब्स। वो सीईओ की तरह नहीं बोल रहा था, वो एक इंसान की तरह बोल रहा था, जिसने लाइफ को करीब से देखा था। उसने कहा, स्टे हंगर, स्टे फूलिश। हंगर मतलब कभी सेटिस्फाइड मत हो जाओ, जो है उससे ज्यादा चाहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो। फूलिश मतलब सेफ मत खेलो, रिस्क लो, गिरो, उठो, लोगों की हंसी से मत डरो, क्योंकि जो लोग फूलिश लगते हैं वही दुनिया बदलते हैं। फिर उसने कहा, डोंट सेटल, मतलब एवरेज लाइफ मत जियो। ऐसी जॉब मत करो जिसे तुम फील ही नहीं करते। ऐसा काम करो जो तुम्हें अंदर से जगा दे। अगर अभी तक वो नहीं मिला तो सर्च करते रहो, कभी सेटल मत हो जाओ। और फिर उसने सबसे पर्सनल बात कही, फॉलो योर हार्ट। क्योंकि दुनिया तुम्हें बताएगी क्या सेफ है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या लॉजिकल है, लेकिन तुम्हारा हार्ट ही जानता है तुम सच में क्या बनना चाहते हो। बाकी सब सेकेंडरी हैं। और उस दिन ये स्पीच खत्म नहीं हुई,
ये एक फिलॉसफी बन गई। 2011 एक खबर आई जिसने दुनिया को कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। स्टीव जॉब्स चला गया। ना कोई ग्रैंड स्पीच, ना कोई फेयरवेल, बस साइलेंस। बट लेजेंड्स कभी मरते नहीं, वो बस कहानी बन जाते हैं। अगर स्टीव जॉब्स हार मान जाता तो शायद दुनिया आज भी वैसी ही होती, कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग, ऑर्डिनरी। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने खुद को फिर से बनाया। और इसलिए आज जब तुम गिर रहे हो, जब सब कुछ टूटता हुआ लग रहा है, जब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो बस एक बात याद रखना, शायद ये एंड नहीं है। ये तुम्हारी स्टोरी का सबसे पावरफुल चैप्टर है। शायद ये फेलियर नहीं, ये तुम्हारा फाउंडेशन है। और शायद तुम गिर नहीं रहे, तुम राइज होने वाले हो। ग्रेट स्टोरीज कंफर्ट में नहीं, संघर्ष में लिखी जाती हैं। अगर अभी दर्द है तो यकीन मानो, कुछ बड़ा बनने वाला है। दुनिया बदलने वाले लोग पहले खुद से लड़ते हैं। अगर ये कहानी तुम्हें अंदर से फील हुई तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि शायद किसी और को भी ये सुनने की जरूरत है। कमेंट में लिखो आई विल राइज और खुद से एक कमिटमेंट करो। और सब्सक्राइब करो द लर्निंग लेजर को, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, तुम्हें बदलने के लिए बनाई जाती हैं।